हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस से जो आपका 6th चैप्टर है वो करवाने वाला हूं, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। भाई आप सोच रहे होगे ये तो ज्योग्राफी का चैप्टर हो सकता है, नाम सुन के पॉल साइंस में कहाँ से आ गया। जी नहीं, ये पॉलिटिकल साइंस का ही चैप्टर है, क्लास 12th का है और 2025-26 सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, फ्री नोट्स डाउनलोड करने हैं तो भाई फटाफट से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप, ये हमारा यूजर नेम है। फटाफट जाओ और पीडीएफ्स को डाउनलोड करो और मौज मारो। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगर कोई भी डाउट आता है तो भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। अपनी क्वेरी आके आप लिखो और फटाफट से उसका सॉल्यूशन पाओ। और हमारी वेबसाइट पे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज जो भी नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। अर्लियर एनवायरमेंटल इश्यूज वर नॉट टेकन वेरी सीरियस। थोड़ा सा अगर मैं आपको बैकग्राउंड में लेके चलूँ तो अपने दुनिया वाले ना एनवायरमेंट को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन 1960s के बाद से जो एनवायरमेंट का इशू है उसको थोड़ा मोमेंटम मिला है। अब अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो डिस्कशंस करने लगी हैं एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर, मैटर्स के ऊपर, वेरियस प्रॉब्लम्स इन द एनवायरमेंट। तो हमारे एनवायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम है। एरेबल लैंड जो है वो डिक्रीज हो रहा है। फॉडर इन पेस्चर्स इज रनिंग आउट। जो ये चारा होता है ये धीरे धीरे चरागाह खत्म हो रहे हैं। फिश स्टॉक्स आर डिक्लाइनिंग। कहीं मछलियाँ कम हो रही है, कहीं वाटर पोल्यूशन हो रहा है, कहीं पानी की कमी हो रही है। तो एक तो एरेबल लैंड जहाँ पे खेती कर सकते हैं उसको एरेबल लैंड कहते हैं, ये कम होता जा रहा है। फॉडर इन पेस्चर इज रनिंग आउट, यानी कि जो पेस्चर्स होते हैं उसमें फॉडर खत्म हो रहा है। इसके अलावा फिश स्टॉक्स डिक्लाइन हो रहे हैं। पानी का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, और पानी की कमी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और देर इज़ अ डिक्लाइन इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, अब उतना फूड प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा। डेवलपिंग कंट्रीज लैक एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। कुछ ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, जिनको जो है साफ ड्रिंकिंग वाटर तक नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा देर इज रैम्पेंट डिफोरेस्टेशन। बहुत ही बड़े लेवल पर पेड़ों को काटा जा रहा है भाई। ठीक है, और इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी इज बीइंग सीवियरली हार्म्ड। जो बायोडाइवर्सिटी होती है यानी कि जो हमारे अलग अलग जो डाइवर्स, जो अलग अलग प्रजातियों के स्पीशीज जो एनिमल्स होते हैं वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं नंबर में। और इसके अलावा क्या हो रहा है, जो ओजोन लेयर है वो उसको उसको बहुत नुकसान हुआ है, डिप्लेशन हो रहा है उसका, उसमें होल्स हो रहे हैं। ठीक है, तो ओजोन लेयर जो अपने को प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से, ठीक है, उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। हाउ एनवायरमेंट इज अ पॉलिटिकल टॉपिक। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में इस टाइम होना चाहिए कि एनवायरमेंट के बारे में हम अक्सर जियोग्राफी में पढ़ते हैं, तो एनवायरमेंट एक पॉलिटिकल टॉपिक कैसे है, हाउ। तो दीज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कैन ओनली बी रिजोल्व बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज। क्योंकि भाई एनवायरमेंट इश्यूज को कौन सॉल्व करेगा, जो गवर्नमेंट है अलग अलग कंट्रियों की वही तो सॉल्व करेगी। तो इसीलिए जब आप गवर्नमेंट को पढ़ रहे हो तो गवर्नमेंट के नाम में ही पॉलिटिकल साइंस जुड़ी है, पॉलिटी जुड़ी है, दैट्स व्हाई इट इज अ पॉलिटिकल टॉपिक। अब हुआ क्या था कि एक स्कॉलर्स का ग्रुप था जिसको कहा जाता था क्लब ऑफ रोम। इन लोगों ने ना एक बुक लिखी थी, लिमिट्स टू ग्रोथ, 1972 में लिखी थी। देखो ये बुक है, उसका कवर पेज है, लिमिट्स टू ग्रोथ। ये बुक में हमें बताया गया है कि पॉपुलेशन ना बहुत ज़्यादा हमारी स्पीड से बढ़ रही है और रिसोर्सेज हमारे कम होते जा रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है हैज़ ऑर्गेनाइज्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज। जो UNEP है वो क्या करता है कि प्रोग्राम चलाता रहता है, कॉन्फ्रेंस करता रहता है। तो एक रियो समिट हुआ था जो इस पूरे चैप्टर का आई कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रियो समिट क्या था 1992 का, इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है। बेसिकली बड़े बड़े लीडर्स, NGOs, कंट्रीज के हेड आए थे इसमें 1992 में। और ये कहाँ पे हुआ था, रियो में हुआ था। रियो कहाँ पर है, ब्राजील के अंदर है, आपको रियो डी जनेरियो, ठीक है, ब्राजील, ये आप देख सकते हो, आप सभी के सामने मैप है। तो ब्राजील में ये आपका अर्थ समिट हुआ था 1992 में, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। और ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये क्या था, एक कॉन्फ्रेंस था एनवायरनमेंट को लेकर। सो टोटल 170 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। बहुत सारे अलग अलग NGOs थे यहाँ पे, ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी MNCs भी आई थी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, कंपनीज जो होती हैं।
और ये कॉन्फ्रेंस को अर्थ समिट भी कहा जाता है, रियो समिट भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब सेम ही है। हुआ क्या था, 5 years बिफोर द रियो समिट, यानी कि 1992 में माइनस करो 5 तो आएगा 1987। तो 1987 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी आर कॉमन फ्यूचर नाम से। ये देखो ये रिपोर्ट है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस 1987 ये रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि आज की डेट में जो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हो वो सस्टेनेबल नहीं है लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में आप एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हो भाई। और द डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज मच स्ट्रोंगर इन द सदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो अपनी दुनिया है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ और साउथ। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो ये अपना पूरा ग्लोब है मान लिया, इसमें मैंने इस बीच में से एक लाइन खींच दी। अब जो इसके ऊपर वाले जितने कंट्रीज हैं ज़्यादातर वो डेवलप्ड हैं, नीचे वाले ज़्यादातर जो कंट्रीज आती हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप्ड हैं। तो ये तो इंडस्ट्रियल जो है ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं आज की डेट में, और ऊपर वाले ऑलरेडी कर चुके हैं अपने टाइम पे, ऊपर वाले लोग रिच हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो होता क्या है कि रियो समिट में ये कहा गया कि जो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर है उनकी प्रॉब्लम अलग अलग है, यानी कि जो ऊपर वाले लोग हैं उनकी प्रॉब्लम अलग है, जो साउथ वाले कंट्रीज हैं उनकी प्रॉब्लम अलग है। जो नदर्न हेमिस्फेयर वाली कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड हैं, वेल्दी नेशंस हैं, चाहे उसमें अमेरिका हो, चाहे उसमें यूके हो, चाहे उसमें यूरोपियन कंट्रीज हो, वो ऑलरेडी अपने टाइम पे डेवलपमेंट कर चुके हैं। जो साउथ वाली कंट्रीज हैं वो बहुत पुअर हैं या फिर डेवलपिंग है, अफ्रीकन कंट्रीज और जो साउथ एशियन कंट्रीज ये अभी डेवलपमेंट कर रही हैं। सो नॉर्थ वालों की मेन प्रॉब्लम क्या है भाई, उनको अब टेंशन हो रही है ओजोन लेयर की, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन लेयर खराब हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। और साउथ वालों की टेंशन है कि भाई हम पे तो पैसा ही नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है हमें, और हमें तो अपनी पॉवर्टी खत्म करनी है, हमें क्या पड़ी है एनवायरनमेंट की इतनी, और हमें तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट करना है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम है कि हम मैनेज कैसे करें, हमें अपनी गरीबी भी दूर करनी है। तो अब इसमें क्या आता है, रियो समिट में कुछ प्रोटोकॉल्स को एस्टेब्लिश किया गया कंसर्निंग क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट्री। इन तीनों टॉपिक्स को लेकर कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए गए, और हुआ क्या, सम मेजर्स फॉर डेवलपमेंट वर प्रपोज इन द फॉर्म ऑफ एजेंडा 21। एजेंडा 21 बताया गया कि हाँ भाई एक ऐसी बात पे सभी की एग्रीमेंट हुई कि हाँ यार हमें अपना अपना काम करना पड़ेगा सभी को। ये कॉन्फ्रेंस जो थी उसका एक ये निर्णय बना कि मॉडल ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ शुड बी सच दैट इट डज नॉट हार्म द एनवायरनमेंट। ये इसको आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कह सकते हो, आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें कहा जाता है आप इस तरीके का डेवलपमेंट करो जो फ्यूचर में कोई एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे, इसी को ही कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पाथ। However, some critics argue that Agenda 21 leans more toward economic growth than environmental protection। कहा गया है कि भाई एजेंडा 21 एनवायरनमेंट की तो बात कम कर रहा है, अभी भी ये लोग डेवलपमेंट की ही बातें कर रहे हैं, अभी भी सीरियसनेस नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द कॉमन हेरिटेज ऑफ द वर्ल्ड। ऐसी चीजें जो सभी दुनिया की हैं, किसी अकेले की नहीं है। तो कॉमन हेरिटेज का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज जो किसी एक इंडिविजुअल या एक कम्युनिटी के नहीं है, जैसे पेस्चर्स होते हैं, ओपन फील्ड होती हैं, कुएं होते हैं, रिवर एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है ये हर कोई यूज़ करता है, कम्युनिटी के यूज़ के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको कॉमन हेरिटेज कहा जाता है। कुछ ग्लोबल कॉमन्स भी हैं, ठीक है, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए सभी के लिए इक्वल हैं। कुछ पार्ट्स हैं इस दुनिया के, ठीक है, जो कि किसी एक कंट्री के अंडर में नहीं आते, उनको पूरे दुनिया को ही मैनेज करना होता है। जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है, आउटर स्पेस है, अंटार्कटिका है, ओशियन फ्लोर्स हैं, ये सारी की सारी चीजें किसी एक कंट्री की थोड़ी है। स्पेस किसी ने खरीद थोड़ी रखा है, ओशियन किसी ने खरीद थोड़ी रखे हैं, अंटार्कटिका किसी ने खरीद थोड़ी रखा है। ये सबकी जिम्मेदारी है इन चीजों को बचाना। ट्रीटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, सो इन सब चीजों को बचाने के लिए कुछ ट्रीटीज हुई हैं, जैसे अंटार्कटिक ट्रीटी हुई थी 1959 में। इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, ठीक है, उसके अलावा अंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल 1991। तो ये सारी की सारी ड्यूटी, किसी को ओशन बचाना है, किसी को फॉरेस्ट बचाने हैं, किसी को अंटार्कटिका को बचाना है, तो ये अलग अलग टाइम पर जो ट्रीटीज हैं वो होती रही हैं एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए। अब हमारा अगला टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट,
कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि भाई हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है बट हमें अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। एक डिफरेंस है कि जो अपना जो ग्लोब है उसमें जो नॉर्थ वाले कंट्रीज हैं उनकी अप्रोच अलग है, साउथ वालों की अप्रोच वो अलग है। डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो ज़्यादातर नॉर्थ हेमिस्फेयर की हैं। वो चाहते हैं कि जो आज की डेट में जैसा है एनवायरनमेंट उसी को ध्यान में रखते हुए हमें स्टेप लेना चाहिए कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो तुरंत सभी लोग अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन बंद कर दो। तो ये कंट्रियां कहती है सभी नॉर्थ और साउथ वाले इक्वली मिलकर पार्टिसिपेट करो एनवायरनमेंट बचाने के लिए। बट जो साउथ वाले लोग हैं बेचारे, ये क्या कह रहे हैं कि भाई हमारा तो डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, हम इंडस्ट्रीज बंद कर देंगे तो हमारे देश का क्या होगा। ठीक है, तो ये कहते हैं कि आपने तो अपने टाइम पे सारा नुकसान आपने ही तो पहुंचाया है, जो जो बड़े कंट्रीज हैं, आप हमें क्या कह रहे हो कि रोक दो। तो ऐसे में ये माना जाता है कि डेवलप्ड नेशंस को ज़्यादा जिम्मेदारी दी जाती है कि ये चीज़ें आप ठीक करो, क्योंकि जो ऊपर वाले देश हैं वो ज़्यादातर डेवलप्ड हैं, रिच हैं। नीचे वाले देश जो हैं वो पुअर हैं, वो अभी डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड हैं। तो वो कहते हैं हमने तो डेवलपमेंट किया ही नहीं है, तो हम क्यों इतनी रोक टोक को फॉलो करें, तुमने किया है तुम करो रोक टोक। तो डेवलपिंग कंट्रीज अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रही हैं, सो रिस्ट्रिक्शंस नहीं उन पे जो है अभी तक उतने लगाए गए हैं। इसीलिए जो है इट वाज प्रपोज एंड एक्सेप्टेड एट द 1992 रियो सबमिट। ये जो प्रिंसिपल है इसको ही कहा जाएगा कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है, साउथ वालों की भी है, नॉर्थ वालों की भी है। ठीक है, नॉर्थ की भी है, साउथ की भी है। आप अपने तरीके से काम करो, हम अपने तरीके से काम करेंगे, बस सिंपल है। ठीक है, अगला टॉपिक है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ठीक है, UNFCCC 1992। तो ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक कन्वेंशन थी। ठीक है, एक मीटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशंस की, और इसमें कहा जाता है कि जो भी इट स्टेट्स दैट द कंट्रीज एक्सेप्टिंग दिस ट्रीटी, जो भी इस ट्रीटी को एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करेगा उनको क्या करना पड़ेगा, एनवायरमेंटल ये जो डिग्रेडेशन हो रहा है, जो एनवायरमेंट खराब हो रहा है, उसमें आप जितना पॉसिबल है उसको बचाओगे, कंट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में। तो द कंट्रीज दैट एक्सेप्टेड दिस कन्वेंशन, जिसने इस चीज को माना, उसने एग्री किया कि हिस्टोरिकली एंड इन द प्रेजेंट डेवलप्ड कंट्रीज हैव प्लेड द बिगेस्ट रोल इन द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो बड़े देशों ने जिसने साइन किया इस पे वो मानते हैं कि हाँ, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जो पॉल्यूशन करने वाली गैसेस हैं, उसमें हमारी ही जिम्मेदारी है, हमने ज़्यादा पॉल्यूशन किया है। तो डेवलपिंग कंट्रीज क्या है, उनका पर कैपिटा एमिशन रेट, यानी कि एक होता है कि बड़ी कंट्री है तो भाई वो और ज़्यादा पॉल्यूशन करती है, पुराने समय से करते आ रही है। बट जो भी डेवलपिंग है उसने इतना एमिशन नहीं किया है, यानी कि उसने इतनी गैसें नहीं निकाली है। तो इसी वजह से चाइना, इंडिया और बाकी कुछ डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो इस ट्रीटी से बाहर हैं, इस प्रोटोकॉल से। इसको क्योटो प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो देखो, आपको मैं दिखाता हूँ, ये जापान है और जापान के अंदर एक जगह है क्योटो नाम से, आप देख पा रहे होगे। ठीक है, तो क्योटो में क्या हुआ था कि क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। तो इस प्रोटोकॉल में ये कहा गया था, कुछ टारगेट रखा गया था कि भाई आप कितनी गैसें निकाल सकते हो, ग्रीन हाउस गैसेस, बेसिकली जो पॉल्यूशन देने वाली गैसेस। तो इसमें आती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो माना जाता है इनका बहुत बड़ा रोल है ग्लोबल वार्मिंग में। ये गैसें जो होती है ना, यही सबसे बड़ा खतरा है। तो इसको CO2 CH4 भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये माना गया कि जो इस पे एग्रीमेंट पे साइन करेगा वो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम कर देगा। तो बस इंडिया और चाइना इससे दूर रहे। अब हमारा अगला टॉपिक है सेक्रेड ग्रोव्स। आप मेरे पीछे जो फोटो देख पा रहे हो, आपको इसमें एक जंगल नजर आ रहा होगा। तो कुछ जंगल ऐसे होते हैं जो सेक्रेड होते हैं, बहुत पवित्र होते हैं। तो कुछ फॉरेस्ट के एरियाज को कुछ लोग बहुत पवित्र मानते हैं, जिसको काटते नहीं है, पेड़ों को। माना जाता है कि वहां पे देवताओं का निवास होता है, डीटीज रहते हैं। इनको सेक्रेड ग्रोव्स कहा जाता है। समझ आ गया, पवित्र पेड़ पौधे या जंगल। तो ये विलेजेस वगैरह में होते हैं, गाँव के लोग बहुत पूजा करते हैं। ये जो सेक्रेड जगहें होती हैं इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। राजस्थान में इसको वानी कहा जाता है, झारखंड में इसको जेहरा थान या सरना कहा जाता है, मेघालय में इसको लेंद कहा जाता है, केरला में इसको कबू कहा जाता है, उत्तराखंड में इसको थान या फिर थन, ठीक है, और या फिर देवभूमि कहा जाता है, थान, ठीक है, और देवभूमि उत्तराखंड। महाराष्ट्र में इसको देव राहतीस कहा जाता है। तो ये अलग अलग जगहों पर इन पवित्र जंगलों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। और देखो, इंडिया ने एनवायरमेंटल इश्यूज पे क्या किया है आज तक। इंडिया ने 2002 में जाके क्योटो प्रोटोकॉल पे साइन किया। माना जाता है इंडिया और चाइना
जो है विल सून बी अमंग द लीडिंग एमिटर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। इंडिया और चाइना मिलकर बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस निकाल रहे हैं, जो कि एक बहुत ही कंसर्निंग बात है। और इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी ग्रीन हाउस गैसेस को कम करेगा, ठीक है। और इंडिया की जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो 0.9 टन पर कैपिटा थी 2000 तक, और ऐसा माना गया है कि इसको कम करके वो क्या करेंगे, सॉरी, एंड आर प्रोजेक्टेड टू राइज टू 1.6 टन पर कैपिटा। माना जा रहा है ये और बढ़ सकती है 2030 तक आते आते 0.9 से सीधा बढ़ के 1.6 हो जाएगी। कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही हैं, ग्रीन हाउस गैसें भी बढ़ रही हैं। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे हमने नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी को रिवाइज किया है अपनी फ्यूल रिलेटेड। जैसे कुछ होता है कि भाई पुरानी पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, तो उसके अंदर जो है बैन लगा दिया जाता है कि जो 10-10 15-15 साल जो पुरानी गाड़ियाँ बहुत पॉल्यूशन करती हैं तो उसको बंद कर दो। क्लीन फ्यूल का हम यूज़ कर रहे हैं, सीएनजी का यूज़ कर रहे हैं। एनर्जी जो कंजर्वेशन कानून बहुत सारे बना रहे हैं बिजली बचाने के लिए। हम 2001 में जैसे ये एक्ट आया था, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया था 2003 में, तो ये सारा इंडिया ने अपनी तरफ से काम किया है। हम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, ई व्हीकल्स जिसको कहते हैं, ई रिक्शा हो गया, इलेक्ट्रिक बसेस हो गई, ई कार हो गई, ईवी जिसे कहते हैं, और एनर्जी बचाने के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट स्टेप ले रही है। सीएनजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, पेट्रोल डीजल को कम किया जा रहा है, पुरानी गाड़ियाँ जो बहुत सालों से चल रही हैं उनको बंद किया जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट ने काम किया है। और जो क्लीन कोयला होता है उसको यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, और यूज़ ऑफ बायोडीजल, बायोडीजल का यूज़ करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करो, कुकिंग के लिए एलपीजी का यूज़ करो, वो ईंधन मत जलाओ जिससे काला धुआं हो जाए। इसीलिए हर घर में उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए गए थे लड़कियों को, महिलाओं को, कि भाई गैस वैस बहुत ज़्यादा निकलती है उससे, जो आप काला धुआं निकालते हो। कुछ एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हुए हैं आज तक, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हैं, अवेयर हैं एनवायरनमेंट को लेकर, जो एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं। तो उन्होंने अलग अलग टाइम पे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए मूवमेंट्स चलाई हैं, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। और आज की डेट में एनवायरमेंटल मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट हो गई हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग इश्यूज़ को लेकर मूवमेंट हुई हैं। जैसे कि चिले, इंडोनेशिया और इंडिया में पेड़ों की कटाई को लेकर मूवमेंट्स हुई हैं, डिफोरेस्टेशन। और माइनिंग के अगेंस्ट भी बहुत सारी मूवमेंट्स चली हैं। जैसे जो सदर्न हेमिस्फेयर वाली कंट्रीज हैं, जो नीचे वाले ये आते हैं देश, यहाँ पे क्या माइनिंग को लेकर बहुत लोग अगेंस्ट है। डैम बनाने को लेकर ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स चली हैं। और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के अगेंस्ट तो हर कंट्री में लगभग कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो सदर्न कंट्रीज जो है ज़्यादातर मैक्सिको, चिले, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका, इंडिया, यहाँ पे ना फॉरेस्ट कटिंग को लेकर लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं कि ये यार ये चीज़ नहीं करनी है, इसको बिल्कुल रोकना है। और ज़्यादातर डिफोरेस्टेशन के अपोजिशन में मूवमेंट्स हुई हैं। फॉर दिस रीज़न माइनिंग इंडस्ट्रीज हैव फेस्ड क्रिटिसिज्म एंड अपोजिशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, फिलीपींस में कुछ ग्रुप में कुछ लोगों ने, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर एक कैंपेन चलाया अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियन एमएनसी वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन। ये लोग माइनिंग कर रहे थे, ठीक है, जमीन को खोद रहे थे, तो ये भी एनवायरनमेंट के अगेंस्ट ही है। तो ये बेसिकली फिलीपींस है, ठीक है, जो आप देख सकते हो, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। कुछ मूवमेंट ऐसे हैं जो डैम बनाने को लेके अगेंस्ट है कि भाई इससे नदी में कचरा जाता है, वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। एंटी डैम मूवमेंट्स हैं जो रिवर को बचाने के लिए हैं। 1980s में दुनिया का पहला फर्स्ट सबसे बड़ा एंटी डैम मूवमेंट जो हुआ था वो सदर्न हेमिस्फेयर में ही चला था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो कि फ्रैंकलिन रिवर को बचाने के लिए चला था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऑस्ट्रेलिया का फ्रैंकलिन रिवर, सी दिस इज ऑस्ट्रेलिया, और यहीं पे फ्रैंकलिन रिवर है, इसको बचाने के लिए ये मूवमेंट चला था कि भाई डैम्स मत बनाओ, ठीक है। और इन द कंट्रीज ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर, तुर्की से, मतलब आप ये समझ लो तुर्की से लेके थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, चाइना, सभी लोग जो हैं बड़े बड़े डैम्स बनाए जा रहे हैं। थाईलैंड है, फिलीपींस है, चाइना है, तुर्की है, ये सारे, इंडिया विंडिया, सब बड़े बड़े डैम्स बना रहे हैं। तो ये चीज़ें गलत हैं, डैम्स नहीं बनने चाहिए, ये डैम्स बहुत ही ख़राब होते हैं। इंडिया में भी एंटी डैम मूवमेंट चले हैं अलग अलग टाइम पे, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी को बचाने के लिए चलाया गया, बहुत ही बड़ा आंदोलन था। और इसके अलावा देखो, रिसोर्सिस को लेकर सारी जियो पॉलिटिक्स चलती है, हर देश एक दूसरे के रिसोर्सिस पर नज़र डाल के बैठा है। डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सिस आर फाउंड इन वेरियस रीजन, दुनिया के अलग अलग जगहों पर अलग अलग रिसोर्सिस मिलते हैं। कहीं पे रिसोर्सिस आप देखोगे, कहीं पे आपको मिलेगा ऑयल मिल जाएगा, ठीक है, कहीं पे आपको ऑयल मिलेगा, तो कहीं पे आपको कुछ और, मतलब टिम्बर वगैरह मिलेगा, कहीं पे आपको मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है।
तो हर कोई चाहता है, कहीं पे रिवर्स है, कहीं पे माउंटेन है, तो हर किसी की एक दूसरे के ऊपर नज़र है। कुछ कंट्रीज़ के पास ट्रीज़ हैं, किसी के पास वेजिटेशन ज़्यादा है, किसी के पास एनिमल्स हैं, किसी के पास पानी है, किसी के पास बाकी के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो ये क्या है कि जो ज़्यादातर जो यूरोपियन पावर्स थी एक टाइम पे, वो क्या करते थे, जो यूरोपियंस ने सबको कॉलोनीज बना रखा था, बेसिकली वो यही तो करते थे, सबके रिसोर्सेज को छीनते थे, अपने पास रखते थे। टिम्बर और ऑयल के रिसोर्सेज तो हमेशा से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। ऑयल तो ऐसी चीज़ है जिसको लेके अमेरिका शुरू से ही पागल है। कहते हैं ना, एक अमेरिका क्या है, ऑयल पगलू। ठीक है, ऑयल के पीछे वॉर्स लड़ता है। कंट्रोल ओवर पेट्रोलियम, तो होता क्या है कि हर कोई चाहता है कि पेट्रोलियम के ऊपर कंट्रोल बना लो भाई, और लगातार एफर्ट्स हो रहे हैं गल्फ कंट्रीज में, हर बड़े बड़े देश अपना इन्फ्लुएंस दिखाना चाहते हैं कि पेट्रोलियम हमारे कंट्रोल में आ जाए। और सऊदी अरेबिया तो पूरा का पूरा पेट्रोल के दम पे चल रहा है, लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है दुनिया में, उसके बाद इराक है। ठीक है, तो ये देखो, दिस इज सऊदी अरेबिया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर आता है इराक। तो ये दोनों मिलकर, और यहाँ पे ईरान में भी, यहाँ पे भाई ये जो गल्फ है यहाँ पे बहुत तगड़ा ऑयल मिलता है। तो बस, पानी भी एक बहुत तगड़ा रिसोर्स है। हमारा जीवन पानी के बिना कुछ भी नहीं है। तो दुनिया के कुछ कंट्रीज में साफ पीना, मतलब साफ पानी पीना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि साफ पानी मिलता नहीं है। तो वाटर रिसोर्सेज भी लड़ाई की जड़ हो सकते हैं। माना जाता है कि जो तीसरा वर्ल्ड वॉर अगर कभी हुआ तो वो पानी को लेकर होगा। तो ये देखा गया है, ज़्यादातर कंट्रीज जिनके पास अच्छा खासे पानी के रिसोर्सेज है ना, वो उसका मिसयूज़ करते हैं, सही से यूज़ नहीं करते, और क्लैशेस होते रहते हैं। 1950s में, 1960s में वॉर हुई है पानी को लेकर, इसराइल, सीरिया, जॉर्डन, ये आपस में लड़ते रहते थे पानी को लेकर। यूफ्रेट रिवर को लेकर तुर्की, सीरिया, इराक लड़ते रहते हैं आपस में। ठीक है, ये इराक है, ठीक है, ये इसराइल है, ये जॉर्डन है, पानी को लेके ये आपस में लड़ते रहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है इंडिजीनियस पीपल। इंडिजीनियस लोग वो होते हैं जो कहीं के नेटिव होते हैं, शुरू से रह रहे हैं। तो इंडिजीनियस पीपल आर कंसिडर्ड द डिसेंडेंट्स ऑफ दोज, उनके वंशज जो किसी एक जगह पे लंबे समय से रह रहे हैं। और पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज विद डिफरेंट कल्चरल और एथनिक बैकग्राउंड्स अराइव्ड, बाहर से कुछ लोग आए, इन्हीं को बेचारों को गुलाम बना लिया अंग्रेजों ने, और इनको अपनी जगहों से निकाल दिया। आज इंडिजीनियस लोग जहाँ भी रहते हैं वो अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। एक यूनिक तरीका है उनका जीने का, ठीक है, उनका लाइफस्टाइल अलग है। ठीक है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड आपको मिल जाएंगे देखने को, और कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं इन देयर वे ऑफ लाइफ एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस। दे प्लेस ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन प्रिजर्विंग देयर ट्रेडिशनल हेरिटेज। एक ही सिमिलैरिटी है, पूरे दुनिया में जहाँ भी ट्राइबल लोग रहते हैं वो अपनी हेरिटेज, अपने कल्चर को छोड़ते नहीं हैं। वो चाहते हैं कि भाई जो भी है उनका कल्चर वो प्रिजर्व हो। लगभग 300 मिलियन इंडिजीनियस पीपल रहते हैं दुनिया में। फिलीपींस में 2 मिलियन इंडिजीनियस पीपल हैं, चिले में 1 मिलियन, बांग्लादेश में लगभग 6 लाख, नॉर्थ अमेरिका में 3,50,000, और नदन सोवियत रीजन में रशिया के आसपास 1 मिलियन। तो ये डेटा है जो बताता है कि कितने मिलियंस लोग हैं जो नेटिव लोग हैं। इनकी प्रॉब्लम क्या है भाई, इनको एक तो इक्वल नहीं माना जाता, सभी लोग इनको जंगली, अलग अलग नामों से बुलाते हैं, अजीब सा दिखने वाला, और इनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा। इनकी आइडेंटिटी नहीं है, इनको अलग देखा जा रहा है, मेन स्ट्रीम से इनको अलग कर दिया जाता है, भाई ये तो जंगली आदमी है, ट्राइबल आदमी है। और इनकी ज़मीनें इनसे छीन ली गई है, इनके घर इनसे तोड़े जा रहे हैं, फॉरेस्ट में ये लोग रहते थे, फॉरेस्ट कटिंग हो रही है, और इनका जीने का तरीका है उसमें बहुत इंटरफेयर कर रही है दुनिया। ये चाहते हैं कि इंटरफेयर मत करो। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।